नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ से 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर का हल। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए, जी ऑफ एफ ज्ञात करने पर इसका मान है यदि एफ एक्स बराबर 8x क्यूब और जी एक्स बराबर 1/x क्यूब है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमें ज्ञात करना है जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ ज्ञात करना है, यानी जी एफ एक्स। जी ऑफ एक्स मतलब जी एफ एक्स। तो हमें यहाँ पर देखिए, जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू है 8x क्यूब। अब यहाँ पर देखिए, जी एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/x क्यूब है ना, 1 और फिर यहाँ पर अब x के स्थान पर क्या रख देंगे? 8x क्यूब, और पूरा यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ पर फिर से लग जाएगा क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8 का क्यूब यानी 512, और x का क्यूब है तो x की घात 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/512 x की घात 9। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा लेते हैं। यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई हो तो क्या हो जाएगा? देखिए, हम इसे लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू एक्स, यानी यहाँ पर y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1 तक होती है। -1 से 1 तक यानी -π/2 से π/2 तक होगी। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? -π/2 से π/2 यानी π/2 भी शामिल होगा और -π/2 भी शामिल होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तीसरा देखिए, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 1 है? कितनी प्रविष्टि है? 0 1 है। तो 3 × 3 यानी 3 × 3 यानी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, लेकिन प्रविष्टि उसमें कितनी है? 2 प्रविष्टि हैं, तो 2 टू द पावर 9 हो जाएगा। 2 टू द पावर 9। अब यहाँ पर देखिए, 2 की घात 9 यानी क्या होता है? 512 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है बच्चों। आगे देखिए, x इज इक्वल टू AT² है और y इज इक्वल टू 2AT है, तो dy/dx हमें ज्ञात करना है। तो चलिए dy/dx हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले t के सापेक्ष dx/dt ज्ञात कर लेंगे। dx/dt जब हम ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? d/dt AT², तो हो जाएगा ये सीधे 2AT हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर हम ज्ञात कर लेंगे dy/dt। dy/dt जब हम ज्ञात करेंगे तो d/dt 2AT यानी क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, है ना। dy/dt जब हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a प्राप्त हो जाएगा हमें। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है? dy/dx निकालना है। तो अब हम ले लेंगे dy/dx। कैसे निकलेगा? यानी हमें इसको लेना है ऊपर और इसको लेना है नीचे, तो हो जाएगा सबसे नीचे का t ऊपर चला जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2a/2at। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/t आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। आगे लेते हैं 5वां नंबर। अवकल समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 2x² का समाकलन गुणांक है। अब इसका हमें क्या निकालना है? समाकलन गुणांक। तो ये तो हमें अवकल समीकरण दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? dy/dx को सबसे पहले अकेला करते हैं, तो क्या हो जाएगा? dy/dx माइनस y/x इज इक्वल टू, पूरे में हमें x का भाग देना है ना, तो यहाँ बचेगा 2x। ठीक है, तो ये क्या है? यह रेखीय अवकल समीकरण बन गया। अब ये रेखीय अवकल समीकरण है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है समाकलन गुणांक, IF ज्ञात करना है। तो IF क्या होता है? e टू द पावर -1/x dx। ठीक है बच्चों, ये क्या है? देखो y का गुणांक यहाँ पर कितना है?
1/x है, तो -1/x dx। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा e⁻⁻ -log x, है ना, -log x और e⁻ -log x, यानी यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/x, 1/x, है ना। इसे हम जब ले लेंगे 1/e⁻log x, e⁻log x यानी 1/x। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। यदि a एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो k a का मान ज्ञात करना है। तो हमें देखिए, इसे हमें दिया है सारणिक के ए, तो सारणिक के ए यानी यहाँ पर तीनों पंक्ति से के क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, तो के का क्यूब कॉमन निकल जाएगा, सारणिक ए यानी के क्यूब सारणिक ए बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है समुच्चय ए 4, 5, 6 में अवयव 4, 5 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। तो सबसे पहले तो हम देख लें A क्रॉस A, यानी सब क्रमित युग्म क्या हो जाएंगे, A से A में, तो A से A में क्रमित युग्म हो जाएंगे 4, 4, 5, 5, 6, 6, फिर 4, 5, 5, 4, फिर 5, 6, 6, 5 और फिर 6, 4, 4, 6। इस तरह से कुल क्रमित युग्म कितने हो जाएंगे, 9। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन फर्स्ट और तुल्यता संबंध फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा तुल्यता संबंध क्या होगा, देखिए उसमें 4, 4, 5, 5 और 6, 6, ये तो स्वतुल्य हो गए, ठीक है, ये रहेंगे। अब हमको किस में चाहिए, 4 से 5 में, जो 4 से 5, तो क्या होगा, इसके लिए सम्मित क्या होगा, 5, 4, ठीक है, और 4, 5 है, 5, 4 है, तो 4, 4 भी यहाँ पर है। तो इस तरह से ये हो जाएगा दूसरा तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंधों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बच्चों। आगे देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। फिर यहाँ तीसरे नंबर पर है, यदि a व b दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगी, a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगी, pa इंटू pb हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कर देंगे pa इंटू pb, ठीक है बच्चों, यहाँ पर pa इंटू pb हो जाएगा। फिर यहाँ पर लेते हैं चौथे नंबर पे, यदि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ खालिस्तान चतुर्थांश में होगा। अब यहाँ पर देखिए x कैसा होना चाहिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। 0 से बड़ी या बराबर कब होगी x की वैल्यू, इस तरफ पूरा ये जो मान है यहाँ से 0 है ना, यहाँ पर 0 है, 0 से बड़े या बराबर मान इधर आएंगे x के, इधर x के कौन से मान आते हैं, ऋणात्मक मान आते हैं। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम, ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ, यानी प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में x कैसा होता है, धनात्मक होता है ना। तो यहाँ पर x धनात्मक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम और चतुर्थ, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास पांचवा है, सारणिक दी हुई है हमें, ये सारणिक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसका मान हम ज्ञात कर देते हैं, कैसे होगा, तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस ओमेगा, माइनस और ओमेगा इंटू ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1, रख दीजिए यहाँ पर, -1 यानी हो जाएगा 1, तो इसका मान हो जाएगा 1। छठवें नंबर पर लेते हैं, छठवा देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग ही एक्स है, तब dy अपॉन
dx ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, dy अपॉन dx। तो x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन कर देंगे तो ये x का हो जाएगा 1 और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। तो x प्लस 1 अपॉन x, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन x। सातवां है, देखते हैं, दो समतलों 2x धन 3y धन 4z बराबर 4 और 4x धन 6y धन 8z बराबर 12 के मध्य की दूरी खाली स्थान है। तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला समतल हमारा जो है 2x धन 3y धन 4z बराबर 4 है। दूसरे समतल में यदि हम 2 का भाग दे दें तो हो जाएगा 2x धन 3y धन 4z बराबर 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों समतल, देखिए इनके चरों के गुणांक समान है ना, तो ये दोनों समतल कैसे हैं, समांतर समतल हैं। तो समांतर समतलों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें देखिए यहाँ पर दोनों में a कितना है, 2 है, b कितना है, 3 है, c कितना है, 4 है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि पक्षांतर करेंगे 4 का तो d1 हमें कितना मिलेगा, ऋण 4 और d2 कितना मिलेगा, ऋण 6। तो हमें समांतर समतलों के बीच की दूरी का सूत्र पता है, d बराबर मॉड d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये देखिए समांतर समतलों के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, मॉड -6 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा +4 -6 यानी मॉड -2 अपॉन हो जाएगा 16 + 9, 16 + 9 हो गया 25, 25 और 29 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 20, ये देखिए अंडर रूट 29। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन अंडर रूट 29। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है समाकलन अंडर रूट x² माइनस a² dx। तो ये फार्मूला क्या होता है, x/2 यानी ये c वाला फार्मूला, x/2 अंडर रूट x² माइनस a² हो जाएगा माइनस a²/2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। ठीक है बच्चों, दूसरा आप देखते हैं, फिर हमारे पास दिया है समाकलन अंडर रूट x² प्लस a² का फार्मूला कौन सा वाला है, तो x² प्लस वाला देखेंगे तो अंडर रूट x² वाला, ये ई नंबर का है इसका। फिर तीसरे में देखिए अंडर रूट a² माइनस x² का फार्मूला कौन सा है, तो यहाँ पर ये देखिए अंडर रूट a² माइनस x² का फार्मूला दिया हुआ है ना। फिर दिया है अंडर रूट समाकलन dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² a² माइनस x² वाले का फार्मूला कौन सा है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, कौन सा है, देखिए ये है। फिर देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² का फार्मूला, x² प्लस a² यानी 10 वाला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। फिर आगे देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन a² माइनस x² माइनस x² का फार्मूला है ये b वाला, 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो इस तरह से बच्चों हमारी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। चलिए समझते हैं प्रश्न नंबर 4, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है इष्टमान फलन क्या है, इष्टमान फलन क्या है, उद्देश्य फलन के अधिकतम व न्यूनतम मान को इष्टमान फलन कहते हैं। उद्देश्य फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, इष्टमान फलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा लेते हैं, एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन में जब हम 7 का भाग देते हैं तो 7 अपना 35 बच गया 1 उतारे 6 7 दूनी 14 बचे 2, यानी 52 शुक्रवार होने के बाद 2 दिन शेष बच गए। अब वो 2 दिन लगातार क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए वो 2 दिन लगातार क्या क्या हो सकते हैं, तो उसे हम बनाते हैं।
रवि सोम हो सकते हैं, रवि सोम हो सकते हैं। फिर सोम मंगल हो सकते हैं, सोम मंगल। मंगल बुध हो सकते हैं, बुध गुरु हो सकते हैं, गुरु शुक्र हो सकते हैं, शुक्र शनि हो सकते हैं, और शनि रवि हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 7। लेकिन हमें केवल इनमें शुक्रवार कहाँ कहाँ फंस रहा है ये चेक करना है। तो शुक्रवार कहाँ कहाँ है? देखिए, ये गुरु शुक्र और शुक्र शनि। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं शुक्रवार होने के? गुरु शुक्र है और शुक्र शनि है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या एन कितनी हो जाएगी? 2, जबकि कुल परिणामों की संख्या एन एस कितनी थी? 7। तो 53वां शुक्रवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? P बराबर एन बटे एन एस यानी 2/7। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/7। अब आगे है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos x dx का मान क्या होगा? cos x dx का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर में तो क्या होगा इसका मान? देखिए हम इसे हल करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x है ना। अब sin x है, sin x में अब हम यहाँ देखते हैं कि π/2 sin π/2 माइनस साइन 0 हो जाएगा। लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0 यानी 1 हो जाएगा। तो इसका तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब समझते हैं चौथा प्रश्न। चौथे में देखिए यहाँ पर है इंटीग्रेशन log x, अब इसके इनटू में कर देंगे 1 dx। तो इसे हम कैसे ले देंगे? देखिए पहला दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? x 1 dx हो जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन 1/x log x का 1/x इंटू x dx। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x log x एंड माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। ये हो जाएगा आंसर बच्चों चौथे का। अगला है रिक्त संबंध की परिभाषा लिखिए। तो रिक्त संबंध की क्या परिभाषा है? समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अर्थात ऐसा कोई रिलेशन R जो रिक्त संबंध कब होगा? ये देखिए उपसमुच्चय हो A क्रॉस A का, A क्रॉस A का जो उपसमुच्चय हो वो रिक्त समुच्चय होना चाहिए। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? रिक्त संबंध बोलेंगे। अगला है छठवा, x, y और z अक्षों की दिक् कोसाइन लिखिए। x, y और z अक्षों की हमें क्या लिखना है? दिक् कोसाइन लिखना है। तो x अक्ष के लिए x अक्ष पर y और z का निर्देशांक 0 होता है यानी 1 0 0। फिर y अक्ष की दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगी? y अक्ष पर y का बस मान 1 रहेगा, बाकी x और z कैसे रहेंगे? 0 रहेंगे। x और z 0 रहेंगे। और z अक्ष पर क्या होगा? z अक्ष पर z बस रहेगा यानी z की वैल्यू बस रहेगी 1, और बाकी x और y के निर्देशांक कैसे होंगे? 0 होंगे। इस तरह से हमें दिक् कोसाइन लिखना है बच्चों। आगे सातवां है, यदि PA बराबर 2 दिया है, PA सर्वनिष्ठ B बराबर 1 है, तो P B/A यानी A के घटित होने के बाद B की प्रायिकता क्या होगी? तो देखते हैं। P B/A बराबर, हमें फार्मूला पता है कि P A सर्वनिष्ठ B, प्रायिकता ऑफ A सर्वनिष्ठ B या प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 इसका आंसर है बच्चों 7वें का।
अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखना है। तो देखिए, अब हमें सत्य असत्य में सबसे पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है, d/dx tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, sec x tan x है, मतलब यह कथन असत्य है बच्चों। फिर आगे देखिए, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण lx + my + nz = d है, बिल्कुल यह कथन सत्य है। तीसरा है, समतल 2x - y + 4z = 5, 5x - 2.5y + 10z = 6 परस्पर समांतर हैं क्या, चलिए चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है a1/a2 जब हम निकाल रहे हैं तो 2/5 आ रहा है। फिर से b1/b2 जब हम निकाल रहे हैं तो -1 y का गुणांक कितना है, -1/- 2.5, यानी जब हम इनमें 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2/5 ही हो जाएगा। और c1/c2 भी जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4/10, और जब हम इसे सरल करेंगे तो 2/5 ही आएगा। इसका मतलब ये परस्पर समांतर हैं, ये हो जाएगा सत्य। किन्हीं दो सदिशों a एवं b के लिए सदैव इस तरह की स्थिति होगी क्या, तो हम यह देखते हैं कि देखिए बायां पक्ष a.b है, a.b को जब हम हल करेंगे तो mod a × mod b cos थीटा है ना, ये होगा। अब जब हम इसे हल करेंगे तो केवल cos 0 की स्थिति में cos थीटा का मान 1 होता है, यानी ये कब बराबर होते हैं, जब cos 0 हो। cos 0 में ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी mod a और mod b के बराबर कौन हो जाएगा, a.b हो जाएगा। कब, cos 0 की स्थिति में। ये इसका उच्चतम मान है। इसके अलावा हम cos की कोई भी वैल्यू लें तो a.b का मान छोटा होगा, तो a.b का मान क्या हो जाएगा, छोटा प्राप्त होने लगेगा। तो ये स्थिति बनेगी बच्चों, यानी a.b का जो मॉड है वो <= होता है mod a.mod b के, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि > होता है क्या, ये कथन है असत्य, है ना, ये असत्य हो जाएगा। ये जो कथन हमने नीचे दिया है ये कथन है सत्य, है ना। तो यहाँ पर देखिए a.b को > बताया है, इसलिए यह सत्य है, जबकि a.b कहता है <= होता है a.b का मॉड जो है mod a और mod b के डॉट से <= होता है। ठीक है बच्चों, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है, असत्य है यह कथन। क्यों, क्योंकि जब हम करते हैं a क्रॉस b वास्तव में b क्रॉस a के बराबर नहीं होता, b क्रॉस a के बराबर नहीं होता, इसलिए यह कथन भी कैसा है, असत्य है। छठवां देखिए, i.j क्रॉस k + j.i क्रॉस k + k.i क्रॉस j का मान 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा, यह कथन सत्य है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर देखिए i.j क्रॉस k को हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, क्रम से है ये, प्लस j कैप है यहाँ पर, i क्रॉस k क्रम से नहीं है तो ये -j कैप हो जाएगा, और फिर प्लस k कैप, और i के बाद j के बाद k है तो ये भी .k कैप हो जाएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, i कैप 1, j कैप माइनस है तो -1, और ये k कैप 1, तो 1 से 1 गया 1 और ये बचा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आंसर। तो बच्चों 2022 के वस्तुनिष्ठ से संबंधित यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।